Hello friends, it's your dost Advocate Harshvardhan Deshmukh and you are watching दबंग लॉयर यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ। उस उसके मैंने अच्छे से नोट्स प्रिपेयर किए हैं और पॉइंट वाइज नोट्स है, इसलिए समझने में भी आसानी होगी। और अगर आप नोट्स लिखते हो इस वीडियो के बाद तो आपको पेपर में एग्ज़ाम में लिखने में भी बहुत ही आसान होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले वही सारी चीज़ें जो आपको सुनने में बहुत पसंद नहीं आता कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, पर करो यार। मुझे मुझे कॉन्फिडेंस है कि आपको नोट्स अच्छे लगेंगे और आप बार बार मेरे मेरे चैनल्स के वीडियो देखेंगे अगर आप लॉ स्टूडेंट हो या फिर आपको लॉ में इंटरेस्ट हो। तो क्योंकि नोट्स तो भाई मैं आपको दे दूंगा 100% श्योर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमारा पॉइंट दोस्तों सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ है। तो इससे पहले हमें मुस्लिम लॉ का इंट्रोडक्शन देखा था। मुस्लिम लॉ उसका कंसेप्ट, उसका नेचर और ऐसा कुछ और पॉइंट्स थे। एप्लीकेशन ऑफ मुस्लिम लॉ ये देखे थे। आज हम देखेंगे सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ। और आगे वाले और इस वीडियो के बाद और एक वीडियो बनेगा जो होगा स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज अभी देखते हैं कि सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ। प्राइमरी, अब दो प्रकार के सोर्सेस होते हैं, जैसे कि हिंदू लॉ में भी हमने देखा प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेस, सॉरी प्राइमरी हाँ एंड सेकेंडरी सोर्सेस थे, या इसे ही और तरीके से हम बोलते हैं कि एंशियंट एंड मॉडर्न सोर्सेस। ठीक है, मुस्लिम लॉ हिंदू लॉ में भी यही था, पॉइंट्स सेम नहीं थे, लेकिन एंशियंट एंड मॉडर्न सोर्सेज ऐसे ही दो पॉइंट्स थे। और मुस्लिम लॉ में भी एंशियंट और प्राइमरी मॉडर्न की और दूसरी तरीके से बोलने का तो फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, तो बेसिकली प्राइमरी और एंशियंट सोर्सेस में आता है कुरान, सुन्ना। सुन्ना है, यच मत लो इसमें क्योंकि मैंने बहुत जगह पर सिर्फ सुन्ना देखा। इज्मा, कियास। यार एक प्रॉब्लम होती है, मुस्लिम लॉ में जब भी मैंने देखा तो ये कुछ नाम से ना, तो यार अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग नेम्स दिखते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग, मतलब थोड़ा बहुत भाई कंफ्यूज हो जाता है ना। ऐसा क्यों यार, कुछ तो यूनिवर्सैलिटी लाओ ना वर्ड्स में। तो यहाँ पर सुनना है तो ये आप याद रखेंगे, एच नहीं लगेगा उधर। इज्मा है, कियास है। फिर सेकेंडरी और मॉडर्न सोर्सेज में देखोगे तो कस्टम से, जुडिशियल डिसीजन से, लेगिस्लेशन से, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइस है। ठीक है, ये चार, यहाँ पर चार और वहाँ पर चार, दोनों में चार चार है। तो प्राइमरी और एंशिएंट सोर्सेस हम देखेंगे। प्राइमरी सोर्सेस आर दोज विच आर द प्रोफेट Muhammad himself directed to be the sources of Muslim law. These sources are therefore of highest quality and importance in their respective order. तो बेसिकली प्राइमरी सोर्सेज और एंशिएंट सोर्सेज जो है वो खुद प्रोफेट मोहम्मद ने दिए है। ठीक है, इसलिए उसका इम्पोर्टेंस भाई हाई लेवल का है इन मुस्लिम लॉ। तो बेसिकली फर्स्ट इज कुरान एंड वी नो व्हाट कुरान इज। सो इट्स अ होली बुक where all the laws of all Muslim laws are written. The word Quran is derived from the Arabic word qara and probably signifies the reading or that which ought to be read. And it contains the very words of God as communicated to Prophet Muhammad through angel Gabriel. It is the most basis on which the very structure of Islam rests upon. तो बेसिकली कुरान क्या एक बुक है जिस पर जो कुरान का वर्ड है कोरा से आया, अरेबिक वर्ड है। और बेसिकली रीडिंग के लिए उसका कोरा का कि सिग्निफाइज द रीडिंग। रीडिंग को क्या करता है, वो डिनोट करता है कोरा वर्ड। और जो पढ़ना चाहिए। ठीक है, उसमें मुस्लिम लॉज है जो कि गॉड ने कम्युनिकेट किए थे प्रोफेट मोहम्मद से, और फिर थ्रू एंजल जिब्राइल, और फिर उन्होंने वो प्रिस्क्राइब किए थे एक बुक में जिसे कुरान कहा जाता है। एंड इट इज़ द बेसिस ऑन विच द वेरी स्ट्रक्चर ऑफ इस्लाम रेस्ट अपन, वो बेसिक कोर है, फंडामेंटल है मुस्लिम लॉ का। तो वहाँ से ही मुस्लिम लॉ क्या हुआ था, डेवलप हुआ था। तो यहाँ पर मैंने कुछ दो लाइनें कट की थी क्योंकि मुझे लगता था कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहेगी लिखते वक्त, क्योंकि फिर आंसर भी बढ़ जाता है ना, तो ज़्यादा लाइन तो हम देखेंगे, उसको भी पढ़ेंगे।
तो आप कट कर सकते हैं, लिखते हो कि 2 लाइनें लेने की चीज़ नहीं है, एक तो वैसे भी डबल हो गई है, सेकंड वाले देख रहे होगे तो 4th नंबर का देखेंगे, कुरान रेगुलेट्स द इंडिविजुअल, सोशल, सेक्युलर एंड स्पिरिचुअल लाइफ ऑफ द मुस्लिम। ठीक, कुरान क्या करता है, रेगुलेट करता है, मतलब नॉलेज देता है सबको, या और उनके एक्शंस पर मतलब बहुत सारा इन्फ्लुएंस होता है कुरान का। ठीक है, तो फिर इंडिविजुअल इंडिविजुअल सोशल, सेक्युलर, स्पिरिचुअल लाइफ जो है मुस्लिम की, बहुत हद तक क्या करती है, कुरान इन्फ्लुएंस करती है। इट इज़ और सेकंड वाला तो हमने देखा है मतलब इट इज़ द बेसिस ऑन विच द वेरी स्ट्रक्चर ऑफ इस्लाम रेस्ट अपॉन। ठीक है, नेक्स्ट इट इज़ द फर्स्ट एंड द पैरामाउंट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। Quran is the holy or divine book of Muslims. It contains 6,000 verse divided into 3 parts and 114 chapters, means 114 मतलब 114, आई थिंक 114 चैप्टर्स है। ठीक है, तो होली डिवाइन बुक है और 6,000 वर्स इसमें और 114 चैप्टर्स उसमें इंक्लूड्स है। तो नेक्स्ट हमारा सोर्स है सुन्ना। द वर्ड सुन्ना लिटरली मीन्स अ प्रोसीजर और अवे नहीं है, वो अ वे ऑफ एक्शन है। ठीक है, द टर्म सुन्ना लिटरल मीन्स अ प्रोसीजर या एक और अ वे ऑफ एक्शन दैट इज सम काइंड ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रेसिडेंट्स। तो बेसिकली सुनना एक प्रोसीजरल बुक हो सकती है, बुक है या नहीं मुझे पता नहीं, पर एक जो सुनना है वो हमको प्रोसीजर बताती है और वे ऑफ एक्शन कि किस तरीके से प्रैक्टिसेस कुछ परफॉर्म करनी चाहिए मुस्लिम लॉ में, वो हमें सुनना देता है। इन मुस्लिम लॉ इट हैज़ कम टू मीन एज द डीड्स एंड द प्रैक्टिसेस, the deeds and the deeds and the practices of the prophet, that is sunnah, embodies the practices, deeds and the actions of the islamic religion। मतलब जो भी प्रोफेट मोहम्मद ने किया शायद वही प्रैक्टिसेस आगे जाकर क्या हुई, एक मतलब फॉलो करने लगी सभी मुस्लिम लोग, और उसे बेसिकली सुनना कहा जाता है। वॉट एवर द प्रोफेट सेड और डिड विदाउट रेफरेंस टू गॉड इज ट्रीटेड एज हिज ट्रेडिशंस। वही मैंने कहा कि जो भी कुछ किया बोला विदाउट एनी रेफरेंस टू गॉड, तो उसे क्या किया गया, उसे ट्रेडिशन माना गया। वॉट एवर द प्रोफेट सेड और डिड विदाउट रेफरेंस टू गॉड इज ट्रीटेड एज हिज ट्रेडिशंस एंड इज द सेकंड सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ। तो बेसिकली जो भी प्रोफेट मोहम्मद ने किया, मतलब या बोला, मतलब जो किया या नहीं किया, और विदाउट रेफरेंस टू गॉड, मतलब विदाउट गॉड के बिना रेफरेंस के, तो उसे ट्रेडिशन एज अ ट्रेडिशन माना गया और वो फॉलो किया गया, और वो सेकंड सोर्स बनता है मुस्लिम लॉ का। वेयर द वर्ड ऑफ गॉड कुड नॉट सप्लाई or an authority for a given rule of law, prophet own words were treated as an authority because it is believed that even his own saying derived inspiration from God। तो बेसिकली जहाँ पर गॉड कुछ कर नहीं सकते थे, या फिर कोई ऐसा सच लॉ नहीं था, या कोई डायरेक्शन नहीं थी गॉड से, तो वहाँ पर जो भी प्रोफेट ने किया, मतलब द सोल ओनर ऑफ मुस्लिम लॉ तो जो भी कुछ किया प्रोफेट मोहम्मद ने, उन्होंने उसे ही फॉलो करना चाहा, उसे अपनी ट्रेडिशन बना ली और उसे ही अपना लॉ बना लिया। ठीक है, तो बेसिकली उसमें और एक पॉइंट आता है, सुन्नत हैज़ 3 क्लासेस। सुन्ना है, उनके 3 क्लासेस पढ़ते हैं वो बेसिकली। तो सुन्नत अल फेल, सुन्नत अल कौल एंड सुन्नत अल ताकिर। अब ये क्या क्या है, सुन्नत अल फेल है कंडक्ट मीन्स विच इंक्लूड्स डूइंग ऑफ प्रोफेट, जो कि प्रोफेट ने किया। सुन्नत अल कॉल जो कि है वर्ड स्पोकन, जो भी प्रोफेट ने बोला अपने मुंह से, तो विच मीन्स द अटरेंस और द सेइंग ऑफ प्रोफेट। तो प्रोफेट का क्या हुआ, मतलब जो भी बोला वो सुन्नत अल कॉल में आते। फिर सुन्नत अल ताकिर में क्या आता है, साइलेंस, प्रोफेट मोहम्मद की साइलेंस, विच इज़ द साइलेंस ऑफ प्रोफेट मैनर्स इन आंसर टू अ क्वेश्चन विच वॉज पुट बिफोर हिम बिफोर अ डिसीजन, पुट बिफोर हिम फॉर अ डिसीजन। साइलेंस बेसिकली अमाउंटेड इम्प्लाइड कंसेंट और अप्रूवल ऑफ रूल ऑफ लॉ। ठीक है, तो सुन्नत अल ताकिर मतलब प्रोफेट मोहम्मद की साइलेंस, और साइलेंस इन द सेंस क्या है कि इम्प्लाइड कंसेंट और अप्रूवल ऑफ रूल ऑफ लॉ, ऐसा माना जाता था। तो नेक्स्ट हमारा तीसरा सोर्स है इज्मा। इज्मा मतलब क्या है, द थर्ड सोर्स ऑफ लॉ both from point of time and importance is the ijma। The Quran and Sunnat
look to the past, sorry, while the ijma and qiyas deal with the future of the Islamic jurisprudence. तो बेसिकली थर्ड सोर्स है एंड और दोनों टाइम से इम्पोर्टेंट है, टाइम से मतलब पॉइंट ऑफ टाइम से भी सॉरी बोथ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टाइम एंड इम्पोर्टेंस इज द इसमें मुझे लगता है कि द कुरान एंड सुन्नत लुक टू द पास्ट, कुरान और सुन्नत है वो पास्ट में देखते हैं, ठीक है। वाइल द इज्मा एंड कियास क्या है, और कियास आगे आने वाला है, तो डील विद द फ्यूचर, वो फ्यूचर से डील करते हैं ऑफ द इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस। व्हेन कुरान एंड ट्रेडिशन, जब कुरान एंड ट्रेडिशंस could not supply any rule of law for new problem, the law knowing persons used to agree unanimously and gave their common opinion over that the point. Persons having knowledge of law were called mujahids or jurists. Such consensus opinion or an unanimous decision ऑफ जूरिट्स वर टर्म्ड एज इज्मा। तो इज्मा बेसिकली क्या है कि जब भी क्या होता था कि कुछ चीज़ों पर लॉ नहीं होता था, तो बेसिकली तो अब बहुत सारे लोग थे मुजाहिद्स जिनको कहा जाता है, यानी कि मुस्लिम जूरिस्ट्स, ठीक है। तो वो क्या करते थे फिर एक जैसे कि मेजॉरिटी वाइज वोट लेते थे, और वो जो मेजॉरिटी वाइज वोट लेने के बाद जो डिसीजन आता था तो उसे इज्मा कहा जाता था, ठीक है। मतलब कोई एज सच लॉ नहीं है, लेकिन जूरिस्ट ने अपने इक्विटी जस्टिस गुड कंसाइज के कंसेप्ट पर कुछ डिसीजन लिया, और वही सब पर क्या हो जाता है फिर बाइंडिंग हो जाता है, और उसी को हम इज्मा कहते हैं, समझ रहे हो। मतलब जहाँ पर कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है मुस्लिम का, पर सिचुएशन तो सामने है, डिसीजन तो लेना है, तब क्या किया जाता था कि मेजॉरिटी के साथ वो वोट लिया, वो मतलब मेजॉरिटी का ओपिनियन ही क्या किया जाता था, फिर एज ए डिसीजन माना जाता था। तो उस ओपिनियन को क्या कहते हैं, इज्मा कहते हैं। अकॉर्डिंग टू अब्दुल रहीम, a legal scholar, ijma may be defined as the agreement of the jurists among the followers of the prophet Muhammad on a particular question। वही मैंने कहा कि एग्रीमेंट है जूरिस्ट का अमंग द फॉलोअर्स, जो कि फॉलोअर्स है प्रोफेट मोहम्मद के ऑन पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। दिस सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द subsequent development of Muslim law, because through ISMA it was possible to lay down new principles in accordance with the changing needs of Islamic society। बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बन जाता है, फिर डेवलपमेंट भी इस जो इज्मा से वो बहुत सारी रिफॉर्म्स डेवलपमेंट्स फिर मुस्लिम लॉ में हुई, और एक अच्छा सोर्स भी उसे माना जाता है। तो काइंड ऑफ इज्मा देखे जाए तो तीन प्रकार की इज्मा होते हैं कि इज्मा ऑफ जूरिस्ट का इज्मा मीन्स बेसिकली ओपिनियन भी बोल सकते हैं, मेजरली टेक मतलब ओपिनियन ऑफ मेजॉरिटी ऐसा भी बोल सकते हैं। इज्मा ऑफ कंपेनियंस ऑफ प्रोफेट एंड इज्मा ऑफ अ पीपल, ठीक है। तीन प्रकार के होते हैं। कियास क्या है बेसिकली, इट इज़ द लॉस्ट बोला है, नॉट अ लास्ट, इट इज़ द लॉस्ट प्राइमरी सोर्स of Muslim law in Arabic language। Qiyas means measurement in, I think lost है या last है, एक बार देखना पड़ेगा यार, मतलब इन I think lost ही है। Arabic language, Qiyas means measurement in other word, it means to establish an analogy। If there was any problem before the society on which the text of Quran, Sunnah and Ijma were silent, then Qiyas was applied to get the law। ठीक है। It is the lost primary source of Muslim law in Arabic language। Qiyas means basically measurement, in the other word it means to establish an analogy को establish करना, और it was a method of comparing problems of society with similar problems for which solution was given in the text। तो बेसिकली क्या है कि एक तो टेक्स्ट कुरान में है, हमारे पास ट्रेडिशंस है, तो उसमें जो आने वाली प्रॉब्लम्स है, और जो अभी हमारे सामने मतलब दो प्रॉब्लम्स, एक कि जो मतलब कि दो प्रॉब्लम्स है यहाँ पर। एक प्रॉब्लम कि जो हमारे सामने है अभी के लिए, और एक प्रॉब्लम है जो कि पहले ही प्रिस्क्राइब की गई है कुरान में या टेक्स्ट में जो भी है मुस्लिम के, तो वो क्या किए जाएंगे, कंपेयर किए जाएंगे कियास में, ठीक है। और
डिसीजन लिया जाएगा। तो केस बेसिकली कंपेयरिंग द सिचुएशंस, मतलब बेसिकली प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी विद द टेक्स्ट इन द कुरान। और ठीक है, तो नेक्स्ट है मॉडर्न और सेकेंडरी सोर्सेज, बेसिकली कस्टम बिफोर इस्लाम। आप मॉडर्न सोर्सेज देख रहे हैं। और पहला है कस्टम बिफोर इस्लाम, द अरब्स वर गवर्नड बाय द कस्टमरी लॉ। When Islam came into existence, most of the customs were found by the Prophet to be evil and bad. Such bad customs totally abolished by him, and he declared them to be un-Islamic. But there were certain pre-Islamic customs, for example, dover, talaq, which were good and tolerable. तो बेसिकली बिफोर इस्लाम अरबी में कस्टमरी लॉज होते थे। फिर प्रॉफिट मोहम्मद आए, उनको कुछ जो कस्टम्स थी वो इविल लगी, बैड लगी, तो फिर उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स लाए, कुछ जो कस्टम्स थे उनको बैन किया, और कुछ अच्छे जो कस्टम्स थे जो कि टॉलरेबल थे, उनको सहा जा सकता था, तो उनको क्या किया, कायम किया, कंटिन्यू रखा। और फिर और कस्टम को उर्फ भी कहा जाता है। तो इस तरीके से वो क्या बन गया, मॉडर्न और सेकेंडरी सोर्स बन गया मुस्लिम लॉ के लिए। तो नेक्स्ट है जुडिशियल डिसीजन। तो जुडिशियल डिसीजन भी हिंदू लॉ की तरह यहाँ पर भी क्या है, मॉडर्न सोर्स है। बेसिकली मॉडर्न हर किसी के लिए जुडिशियल डिसीजन है मॉडर्न सोर्स में ही आएगा, फिर कौन सा भी पर्सनल लॉ ले लो आप। तो दिस इंक्लूड्स द डिसीजंस ऑफ प्राइवेट काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो जुडिशियल डिसीजंस बेसिकली पता है आपको क्या होता है, तो वही कि सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट्स के, प्राइवेट काउंसिल ब्रिटिश इंडिया में। फिर इन डिसाइडिंग पर्टिकुलर केसेस द जजेस enunciate what the law is, ठीक है। फिर these decisions are regarded as precedents for the future cases and courts are bound to follow the precedents। मतलब जो भी ये डिसीजन आए हुए हैं तो सब पर क्या हो गए, बाउंड हो गए, सब पर लागू हो गए, ठीक है। और वो उसी के हिसाब से आपके डिसीजंस क्या हो गए, लिए जाएंगे। तो बेसिकली वही बात है जो कि आज के हमारे जुडिशल डिसीजन प्रेसिडेंट्स, मतलब कि जो भी केस के डिसीजन है, जजमेंट्स बोलते हैं ना हम, जैसे बेसिकली तो वही जजमेंट्स इन शॉर्ट। केस ऑफ द डिसीजंस आर रिगार्डेड एज प्रेसिडेंट। हाँ, तो हो गया केस मम्मुरा बीबी वर्सेस जुबैदी बीबी। In this case, the Privy Council allowed the interest on the unpaid dower। तो अनपेड डोवर जो थी, डोवर तो पता है ना आपको कि जब शादी के मतलब वक्त, मतलब जो भी दुल्हन है, दुल्हन को दी जाती है, और जो कि कंसिडरेशन जैसा काम करती है, लेकिन वो कंसिडरेशन होती नहीं फुल्ली, मतलब एज सच माना जाता है कि कंसिडरेशन है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। और एक केस है मोमरा बीबी और से जुबैदी बीबी। तो इन केस में क्या कहा, प्राइवेट काउंसिल ने कहा कि अगर आप डोवर पेड नहीं करते दुल्हन को तो उस पर इंटरेस्ट रेट भी लगेगा। तो एक अच्छा और जो आई थिंक लैंडमार्क जजमेंट है ये भी। लेगिस्लेशन मतलब कि अभी हमारा जो लेगिस्लेटिव पार्लियामेंट है जो कि नए कानून बना सकते, तो सभी के लिए बना सकते हैं ना, मुस्लिम लॉ के लिए भी बना सकते हैं, इसलिए तो वो मॉडर्न सोर्स बन जाता है मुस्लिम लॉ के लिए। वही इसमें लिया है। In India, Muslims are also governed by the various legislations passed either by parliament or by state legislature. God is वही मैंने अभी कहा कि God is supreme legislature as per Islam. Thus, legislation brings some modifications which are as follows: Religion Toleration Act, Freedom of Religion Act 1850, the Guardian and Wards Act 1819, द शरीयत एक्ट 1937 एक्सेट्रा। तो बेसिकली कुछ एक्ट्स हैं हमें, मतलब है हमारे इंडिया में मुस्लिमों के लिए, और ये मॉडर्न सोर्स से ही क्या हुए हैं, बनाए गए बेसिकली। और है लास्ट का हमारा इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस का एक ये है कंसेप्ट। तो एक बेसिक रूल है लॉ का जो कि है इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। एंड दिस रूल ऑफ लॉ अप्लाइज व्हेन एन एग्जिस्टिंग लॉ डजंट अप्लाई। और ये कब का यूज़ किया जाता है इस कंसेप्ट का, जबकि कोई एग्जिस्टिंग लॉ नहीं है पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, तो अपने बुद्धिमत्ता के जोर पर क्या किया जाता है, डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। इस कंसेप्ट का यूज़ करते हैं, समझ रहे हो, एक बेसिक लॉ है, मतलब बेसिक कंसेप्ट है लॉ का, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो भी
सोर्सेस थे मुस्लिम लॉ के, हमने देख लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो और नोट्स भी मिले हो, मतलब मैंने तो पूरी कोशिश की है। अब आगे आने वाला जो वीडियो है वो स्कूल्स पर होगा। तो आई होप आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो बेल आइकॉन है ना वो नोटिफिकेशन में आता है घंटा वाला, तो घंटा भी दबा देना, ठीक है। तो चलिए, और इसके पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो मुझे दबंग लॉयर इंस्टाग्राम पेज पर डीएम कर दो, मैं आपको वहाँ पर पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। और लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिए, तो एक बार देख लेना। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।